बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक पैरावेट स्कूल डॉक्टर काशिफ सईद यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम जो है आप लोगों को जहाँ पे विज़िट करवा रहे हैं वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेयरी एंड शीप फार्म। गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक जो है वो फार्म है, लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन रख गुलामा, तहसील करूरकोट, डिस्ट्रिक्ट बकर। तो आज हम आपको इसके शीप सेक्शन, भेड़ों का जो सेक्शन है, इसका मुकम्मल डिटेल से विज़िट करवाएंगे। हम आपको यहाँ पे मुकम्मल तफसील से आगाही देंगे कि भेड़ों को किस तरह आपने पालना है, भेड़ों की कौन सी नस्ल यहाँ पे पाई जाती है और भेड़ों को खुराक कितनी देनी है और इसकी किस तरह मैनेजमेंट करनी है। तो इस सिलसिले में आज हम जो है वो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन रख गुलामा के शीप सेक्शन के इंचार्ज, जिनका भेड़ों पे, शीप पे वसी तजर्बा है और भेड़ों की फार्मिंग में वो एक पाकिस्तान में जाना पहचाना नाम डॉक्टर इब्रार। तो उनसे हम आज जो है वो मुकम्मल तफसील जानेंगे कि किस तरह वो जो है इस फार्म को रन कर रहे हैं, कौन सी ब्रीड यहाँ पे पाई जाती है और कौन सी खुराक दे रहे हैं। मुकम्मल तफसील उनसे जानेंगे। तो चलते हैं जी डॉक्टर इब्रार साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। हमारे फार्मर्स जो है वो बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो आपके पास तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि इस फार्म पे आप भेड़ों की कौन सी नस्ल आपके पास पाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन राखुलामा डिस्ट्रिक्ट बखर, जो कि पाकिस्तान का एनिमल्स के लिहाज से सबसे बड़ा फार्म है। और इसमें हमारे पास जो शीप ब्रीड है वो थली शीप है हमारे पास, जो कि इस इलाके में अच्छी मुवाफ़क़त रखती है। उसमें इस इलाके के हिसाब से, इस इलाके के जो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस है। अभी हम आपको शीप जो है वो थली शीप है, इसका हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि इसके कौन कौन से इसके करैक्टर्स हैं, कौन कौन से इसके ख़ास हैं, जिसकी बेस पे हम इसको दूसरी जो शीप ब्रीड्स हैं उसके हम इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं एनिमल्स के ऊपर ले जाके कि उसके कौन कौन से करैक्टर्स हैं। तो अभी हम इसके ऊपर जाते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो एक एनिमल जो है वो इधर हम ले आते हैं, तो उससे हमें सर थोड़ा सा ये बताइएगा हमारे जो व्यूअर्स हैं, ताकि वो देख सकें कि जो थली ब्रीड है शीप की, उसमें कौन सी जो है वो हमें देख के हमारा फार्मर पहचान सके कि ये वाली जो भेड़ है ये थली भेड़ है। थोड़ा सा इस पर हमें ब्रीफिंग दीजिए। सबसे पहले आप जब एनिमल को देखते हैं तो जो एनिमल का नोज़ है, हेड से लेके इसका जो कंप्लीट नोज़ ब्रिज है वो वाइट होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि नोज़ ब्रिज जो है वो वाइट है। फेस के दोनों तरफ जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक इसका कलर होगा। अगर आप ईयर की बेस को देखें तो जो ईयर की बेस होगी इसमें वो आपको वाइट नज़र आ रही है, ठीक है। और इसके बाद जितना भी टोटल ईयर है वो कम्प्लीटली ब्लैक है, इसमें कहीं भी कोई भी आपको वाइट स्पॉट नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं। ये आपके सामने एक मुकम्मल और ट्रू टू ब्रीड एनिमल खड़ा है थली शीप का, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके जो ईयर की बेस है वो ब्लैक है दोनों साइड्स पे, और टोटली ईयर जो है वो ब्लैक है। जबकि आप दूसरी ब्रीड में देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ एक फॉर्म खुशाब फॉर्म है, वहाँ पे कजली है, तो कजली के करैक्टर इससे इंटायरली डिफरेंट हैं। उसमें जो है वो ईयर सारा जो होता है वाइट होता है और उसकी जो टिप होती है वो ब्लैक होती है। तो इसके अलावा आप इस एनिमल को देखें तो इस एनिमल का एक और करैक्टर है कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको कहीं भी कोई ब्लैक स्पॉट नज़र नहीं आएगा। तो ये जो एनिमल आपके सामने भी आपको नज़र आ रहा है, ये एक ट्रू टू ब्रीड करैक्टर एनिमल है और ये एक ब्रीडिंग मेल की हैसियत से हमने इसको रखा हुआ है। ये हमारा फ्यूचर कैंडिडेट जो है वो ब्रीडिंग रैम होगा, तो इसको हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे फॉर फ्यूचर पर्पस सर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी डिटेल में जो है वो थली शीप की जो है वो खसूसियात और इसकी पहचान जो है हमारे फार्मर को बताई। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसका जो है वेट, कितना का वेट जो है वो थली ब्रीड का हो जाता है। सर इसमें सबसे पहले तो मैं बर्थ वेट की बात करता हूँ। अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर हमें काफ़ी जो है वो लिटरेचर को रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त मेरे पास जो ऑन एन एवरेज इसका बर्थ वेट आ रहा है, ब्रीडिंग ये जो बर्थ वेट बच्चों का आ रहा है वो 5 kg आ रहा है मेल सक्लर्स में, और 4.75 kg आ रहा है फ़ीमेल का, जो ऑन एन एवरेज आ रहा है। हम इनकी 4 माह तक हम इनको माँ के साथ रखते हैं, उसके बाद फिर हम इसका वीनिंग वेट लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है वो वीनिंग वेट है। तो वीनिंग वेट हमारे पास आ रहा है आलमोस्ट 30 kg आ रहा है एट द एज ऑफ 4 मंथ इन मेल यंग स्टॉक, और तकरीबन 28 kg आ रहा है फीमेल यंग स्टॉक के अंदर। तो
दोनों का जो है वो विनिंग वेट हम अलग-अलग काउंट करते हैं। अगर हम इस तरह कैलकुलेशंस करें इसके बर्थ वेट को माइनस करके विनिंग वेट में से, तो जो ऑन एन एवरेज डेली वेट गेन आ रहा है वो मेल के अंदर 200 ग्राम्स आ रहा है और फीमेल के अंदर अबाउट 185 ग्राम्स पर डे वेट गेन इनका आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आप इनको कौन सी खुराक जो है वो आप इनको दे रहे हैं कि, और डेली ये कितनी खुराक खा जाती हैं? सर इसमें हमारे पास जो है वो 6 क्लासेस हैं। जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं स्मॉल र्यूमिनेंट्स को, और पार्टिकुलरली जब हम शीप को देखते हैं तो उसमें हमारे पास 6 डिफरेंट क्लासेस होती हैं। लाइक जो अडल्ट मेल होते हैं, जो ब्रीडिंग मेल्स हैं, उनको हम रैम के नाम से लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारी अडल्ट फीमेल होती है, ब्रीडेबल फीमेल है, वो हमारी यू के नाम से हम उसको जो है वो मेंशन करते हैं। इसी तरह फिर मेल यंग स्टॉक है, फीमेल यंग स्टॉक है, फिर मेल सकलर होता है और फीमेल सकलर है। ये 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। जो हमारा मेल है, अडल्ट मेल है, जिससे हमने ब्रीडिंग करवानी है, एक तो हम उसको जो है वो कंसनट्रेट दे रहे होते हैं अबाउट 1 kg पर डे, ठीक है। जब उसका फ्लशिंग सीज़न आता है तो उसमें उसकी जो कंसनट्रेट की कंसनट्रेशन है, जो मिकदार है, वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। और जो फीमेल है उसको हम दे रहे हैं 800 ग्राम्स पर डे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेल यंग स्टॉक और फीमेल यंग स्टॉक आ जाता है, उसका जो डेली का हमारा जो कंसनट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है वो अबाउट 400 ग्राम्स पर डे हम उसको दे रहे हैं। और उसके बाद जो मेल सकलर और फीमेल सकलर है उनको 250 ग्राम्स पर डे। इसी तरह से अगर हम ग्रीन फॉडर की बात करें तो ग्रीन फॉडर में पहला तो हम इनको जो है वो रेंज ग्रेजिंग करवाते हैं। सुबह के वक्त एनिमल जो है वो ग्रेजिंग पे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको जो है वो पहले रेंज ग्रेजिंग होती है मॉर्निंग टाइम में, उसके बाद एनिमल्स को 2 घंटे रेस्ट दी जाती है। रेस्ट के बाद फिर इनको ग्रीन फॉडर में भेजा जाता है। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें जो ग्रीन फॉडर की डेली की रिक्वायरमेंट मेल की होती है, जो अडल्ट मेल है उसकी तकरीबन 15 kg है। जो अडल्ट फीमेल है उसको हम 12 kg के हिसाब से पर डे उसको हम ग्रीन फॉडर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो मेल यंग स्टॉक है और फीमेल यंग स्टॉक है, उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो 10 kg होती है। और इसके साथ जो मेल सकलर और फीमेल सकलर, चूँकि उनको हम ग्रीन फॉडर प्रोवाइड नहीं करते स्टार्ट में, क्योंकि उनके र्यूमन की डेवलपमेंट फिर अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए फिर हम मोस्टली हे यूज़ करते हैं। हे का ये होता है कि वो र्यूमन की डेवलपमेंट में उसका अच्छा रोल होता है। थैंक यू वेरी मच सर। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि इनको रिहाइश के लिए एक भेड़ को कितनी जगह जो है वो रिक्वायर होती है, कि वो जो है स्पेस उसको कितनी चाहिए? अभी आपके सामने ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें जो शेड्स बने हुए हैं वो हमारे पास है। ये जो टोटल शेड आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये सामने ये 30 बाय 60 का है। तो ये 1800 स्क्वायर फुट बन रहा है टोटल, ठीक है। 1800 स्क्वायर फुट का मतलब है कि अगर आप एक अडल्ट एनिमल को, जो शीप एनिमल है, आप उसको जब कवर्ड एरिया प्रोवाइड करते हैं तो वो 10 स्क्वायर फीट पर एनिमल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो टोटल शेड आपको नज़र आ रहा है, ये 1800 स्क्वायर फुट है, तो ये 180 एनिमल इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। और जब आप ओपन एरिया की बात करते हैं तो जितना आप कवर्ड एरिया दे रहे होते हैं उससे डबल इसका ओपन एरिया होता है। अगर आप इसकी, ये जो आपके सामने ओपन एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो 100 फीट जो है वो इसकी लेंथ है, और 50 फीट जो है ये इसकी विड्थ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये उससे डबल बन जाएगा। तो ये मतलब आप जब बात करते हैं कवर्ड एरिया की, तो 10 स्क्वायर फीट जो है वो आपको फीमेल जो अडल्ट एनिमल है उसको आपको पर एनिमल के हिसाब से देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइएगा कि आपके पास इधर जानवर जो हैं ये दिन के वक्त शेड में और रात को ओपन इधर बाहर होते हैं? दिन के वक्त चूँकि एनिमल तकरीबन 8 बजे हम ग्रेजिंग पे भेज देते हैं, ठीक है। जो फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो डाउन प्रेग्नेंट होती हैं, जिन्होंने अभी लैम करना होता है, उनको यहाँ पे स्टे करवाया जाता है। कुछ सिक एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे स्टे करते हैं। बाकी जितने भी हेल्दी एनिमल्स हैं, वो जितनी भी क्लासेस होती हैं, मेल सकलर और फीमेल सकलर के अलावा, वो सारे फील्ड में होते हैं, ठीक है। सारा दिन एनिमल ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग के बाद एट 4 o'clock एनिमल्स वापस आ जाते हैं। रात के वक्त एनिमल्स जो है वो उनकी डिज़ायर के मुताबिक उनको हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो शेड्स हैं ये ओपन होते हैं, इनके जो गेट है वो हम बंद नहीं करते हैं। एनिमल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू वेदर सिचुएशन एनिमल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये सामने मुझे नज़र आ रही है पानी का जो है ये इनका वाटरिंग एरिया है, इसका क्या साइज़ वगैरह क्या रखा हुआ है आप लोगों ने? सर ये जो वाटर ट्रफ है, इसका साइज़ जो है, इसकी जो लेंथ है वो 20 फीट है, और इसकी जो हाइट है वो 1 फीट है, और इसकी जो विड्थ है वो 3 फीट है, ठीक है।
इसमें ये होता है, आप देखें कि अगर हमने पार्टीशंस किए हैं, ये दो शेड्स के, एक शेड को हमने पार्टीशन में रखा हुआ है, तो इससे एक तो ये होगा कि आप अब देखेंगे कि दोनों तरफ के जो एनिमल्स हैं उनके लिए ये जो है वो इजीली अप्रोचेबल है, दोनों तरफ के एनिमल्स हैं वो इजीली यहाँ से पानी पी सकते हैं। अगर हम अलग-अलग शेड्स में इसको बनाएंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा। दिस इज़ नॉट कॉस्ट इफ़ेक्टिव कि आप हर शेड में जो है वो अलग वाटर ट्रफ बनाएं। तो आप देखें कि शेड की जो है वो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, पार्टीशन की हुई है, और पार्टीशन में इस ट्रफ की भी पार्टीशन ऑटोमेटिकली होगी, जिससे उस साइड के एनिमल्स और दोनों साइड्स के एनिमल्स एट अ टाइम यहाँ से पानी पी सकते हैं। तो इसकी जो मैंने आपको लेंथ बताई है वो 20 फीट इसकी लेंथ है, 1 फीट इसकी हाइट है और 3 फीट जो है इसकी विड्थ था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक स्टैंडर्ड है, तकरीबन 100 एनिमल्स के लिए एट अ टाइम ये यहाँ से इजीली एनिमल पानी पी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने जो है वो चूना भी डाला हुआ है पानी में, तो इसका क्या बेनिफिट है कि चूना हम क्यों पानी में डालते हैं, इसका एनिमल्स के लिए क्या बेनिफिट होगा? सर इसमें सबसे पहली बात ये है कि चूना जो है एक तो ये इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और इट्स अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूना डालने का मकसद ये होता है, हम वाइट वॉश करते हैं वाटर ट्रफ को, उसमें ये होता है कि एक तो जो है वो इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता, दूसरा ये कि इसमें जो है वो किसी किस्म की फंगस या अलजी की डेवलपमेंट के चांसेस भी नहीं होते। और उसके बाद एनिमल जो है वो मुख्तलिफ जो जरासीम है उनसे भी एनिमल जो है वो सेव रहता है, बीमारी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये डिसइंफेक्ट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और ये जो फीडिंग एरिया है इसकी थोड़ी सी लेंथ हमें बता दीजिएगा प्लीज़। हाँ जी सर, ये जो फीडिंग एरिया है, ये फीडिंग मेजर आपको नज़र आ रही है, ये 100 एनिमल्स के लिए 100 एनिमल्स इसके ऊपर एट अ टाइम जो है वो फीड कर सकते हैं। इसकी जो आपको लेंथ नज़र आ रही है, ये लेंथ इसकी 50 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 1 फीट है, और इसकी जो विड्थ है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, करेक्शन कर दूँ आपकी, कि जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जो फार्मर हजरात इस तरह की मेंजर डेवलप करना चाहते हैं उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि वो इस विड्थ को 3 फुट की बजाय 2 फुट पे रखें, और इसका जो डेप्थ है उसको भी जो है वो मतलब यहाँ से 1 फीट की बजाय वो 9 इंच या 8 इंच हो जाए तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी एनिमल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, बड़ा पर्सनली क्वेश्चन है और मे बी जो है वो थोड़ा सा मेरे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। सर आप क्योंकि बहुत सारे हमारे फार्मर हैं उनको प्योर ब्रीड चाहिए होती है और वो समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो फार्म है यहाँ से हमें प्योर ब्रीड मिल जाएगी। थोड़ा सा हमें आप ब्रीफ कर दें हमारे फार्मर्स को, व्यूअर्स को, कि यहाँ से अगर जानवर लेना हो, छोटा बच्चा लेना हो या बड़ी शीप लेनी हो या रैम लेना हो, उसका क्या प्रोसीजर है? सर जो हमारी डिपार्टमेंट की पॉलिसी है उसमें जो फ़ीमेल है वो हम सेल नहीं करते हैं। ऐसा जो हमारे फ्लॉक में एनिमल्स खड़े हैं जो कि हमारे ब्रीडेबल एनिमल्स फ़ीमेल हैं वो हम सेल नहीं करते। जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में हमारे पास ये नोटिफिकेशन है, हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम मेल को सेल कर सकते हैं ऑन ब्रीडिंग रेट्स। तो डिफरेंट ब्रीडिंग रेट्स हैं यहाँ पे। हमें जो रिसेंटली हमें नोटिफाई किया गया है उसमें यह है कि 40 डेज़ से पहले हम किसी भी एनिमल को मेल को सेल नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 45 डेज़ एज की बेस पे हम एनिमल्स को सेल करते हैं। जो हमारे मेल्स होते हैं, जो मेल सकलर या मेल यंग स्टॉक होता है उसको हम सेल करते हैं। तो जो मेल सकलर होता है जिसकी एज 46 टू 90 डेज़ होती है, उसका जो ब्रीडिंग रेट हमारी गवर्नमेंट ने इशू किया है वो 9000 है, और जो 91 डेज से 120 डेज़ हैं उनका जो ब्रीडिंग रेट है वो 12,000 पर एनिमल है। ठीक है, और इसके बाद 120 डेज़ पे इनकी वीनिंग हो जाती है। वीनिंग के बाद MS से इनकी क्लास चेंज हो जाती है मेल यंग स्टॉक में। ठीक है, तो जब मेल यंग स्टॉक में जाएगा तो उस वक्त उसकी जो एज की बेस पे जो पहले हम एनिमल सेल कर रहे थे वो क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम एनिमल सेल करेंगे उसकी मिनिमम प्राइस 12,000 है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट जो सेल करने का प्रोसीजर होगा उसमें हम उसको बॉडी वेट के हिसाब से, जो लाइव बॉडी वेट है उसके हिसाब से सेल करते हैं। और लाइव बॉडी वेट में जो गवर्नमेंट का रेट है वो है 500 kg पर 500 रुपीज़ पर केजी लाइव बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। रही बात फीमेल्स की, तो फीमेल में मोस्टली हम उन एनिमल्स को निकालते हैं जो कि कंडेम एनिमल्स होते हैं, लाइक 1 टीथ ब्लाइंड 2 टीथ ब्लाइंड एनिमल्स, या वो एनिमल्स जिनका कोई सीवियर इशू है, या वो एनिमल जो कि ओल्ड एज एनिमल्स हैं जिनकी एज हो चुकी है काफ़ी, जो कंडेम एनिमल्स हैं वो निकालते हैं। या सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो सरप्लस हो जाता है, फिर हम सरप्लस स्टॉक को डिक्लेयर करवाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको फ़ीमेल को भी थ्रू ओपन पब्लिक ऑक्शन हम फीमेल सेल करते हैं। ऐसा हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है सर।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इब्रार साहब, आपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हमारे फार्मर्स को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर इब्रार साहब, शीप सेक्शन के इंचार्ज और शीप में जिनकी बहुत एक्सपर्टीज़ थी, इन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ रहिए और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में उसका जो है वो प्रॉपर रिस्पांस दिया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।